नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल हम लोगों ने द्वितीयक समूह पे बात की, उससे पहले प्राइमरी ग्रुप। इसी कड़ी में हम लोग समूह के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है हम लोग संदर्भ समूह पे बात करेंगे मेनली। ये क्लासिफिकेशन जो है CH कूले का प्राथमिक, अर्ध प्राथमिक और द्वितीय। अर्ध प्राथमिक पर भी हम लोग बात करेंगे। एक ये और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। समनर का, समनर ने समूह को दो भागों, अंतः समूह और बाह्य समूह। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना होगा कि अंतः समूह बाह्य समूह ये क्या है। इन ग्रुप, आउट ग्रुप, और इसी इन ग्रुप को वी ग्रुप भी कहा गया है। इन ग्रुप मीन्स वी ग्रुप हम समूह, और बाह्य का मतलब वे समूह, दे ग्रुप। ओके, तो ये चीज जो है थोड़ा सा देखिए। अंतः समूह, आउट ग्रुप। अंतः समूह कौन होगा? जिस समूह के अंदर हम स्वयं होते हैं। ठीक है, जिसमें हम स्वयं नहीं होते हैं। समनर ने दो भागों में क्लासिफाई किया। एक वो समूह जिसके हम खुद मेंबर हैं, वो हमारा अंतः समूह होगा, और बाकी बाह्य समूह होगा, आउट ग्रुप। तो जिसमें हम हैं, इसका मतलब उसमें हम की बात उसे वी ग्रुप भी कह सकते हैं, वी एंड दे। अब अंतः समूह क्या है? तो जिसमें हम हैं, हम कहाँ हैं? जैसे मान लीजिए कि हम अपनी फैमिली में हैं, तो उस समय फैमिली हमारा अंतः समूह होगा, दूसरी फैमिली आउट ग्रुप हो जाएगी, अगर हम एज ए फैमिली कंसीडर करें किसी चीज को। ठीक है, अगर हम दोस्तों की बात करें, फ्रेंड सर्किल, तो जो हमारा फ्रेंड सर्किल है उसमें चूंकि हम खुद हैं, तो वो हमारे लिए अंतः समूह होगा। और हमारे से दूसरे जो लोगों के अपने ग्रुप होंगे, स्टूडेंट्स के या मित्रों के बहुत सारे ग्रुप होंगे, तो वो हमारे लिए बाह्य समूह कहलाएंगे। इसी तरीके से उनके लिए हम बाह्य समूह हो जाएंगे, वो अपने ग्रुप में अंतः समूह उनके लिए होगा। अब एज ए इसी को आप बढ़ाते जाइए। जैसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप मान लीजिए किसी सिटी में रहते हैं, तो जिस सिटी में आप हैं वो सिटी आपके लिए अंतः समूह हो गया, है ना। दूसरी सिटी बाह्य समूह हो गई। जिस देश में आप हैं वो देश आपके लिए अंतः समूह हो गया। तो इस तरीके से कंसीडर करते जाइए जहाँ तक कर सकते हैं आप। अगर प्लेनेट वाइज देखें तो जो अर्थ है पूरा हमारे लिए अंतः समूह है, जिसपे हम रहते हैं, बाहरी प्लेनेट आउट। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस समूह में हम होते हैं वो हमारा अंतः समूह कहलाता है। ये बार बार पूछा जाएगा और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। किसने दिया ये कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट, जो सिमिल ने सिंपल छोटा समूह, स्मॉल ग्रुप, और एक ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, युगल समूह यानी डाइड और ट्राइड। ये पूछा डाइड और ट्राइड की अवधारणा किसने दी, एक तो ये प्रश्न बनता है यहाँ पे। तो वो है जॉर्ज सिमिल। जॉर्ज सिमिल ने जो स्मॉल ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे का छोटे समूह का अध्ययन, ये छोटे समूह मौलिक हैं, फंडामेंटल है, शुरुआत से रहे हैं, इसलिए इन्होंने छोटे समूह का अध्ययन पर बल दिया।
और इन्होंने दो व्यक्तियों के समूह के उसको युगल समूह या डाइड कहा है, और तीन व्यक्तियों के समूह को त्रेता यानी ट्राइड कहा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है साइज के आधार। मर्टन ने संदर्भ समूह की बात की आकांक्षा के आधार पर, आंशिक संदर्भ समूह, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। नेक्स्ट है ऐच्छिक अनैच्छिक। ऐच्छिक अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा है हम जिस समूह के सदस्य बने और जिसके नहीं बने। अनैच्छिक का मतलब हो गया जहां हमारी इच्छा नहीं चलती है। तो जाहिर सी बात है जो अनैच्छिक समूह है जहां हमारी इच्छा नहीं चलेगी कि हम उसके पार्ट हों या ना हो, यानी कंपलसरी फोर्सफुली, तो प्राथमिक समूह ऐसे होंगे जहाँ पे हमारी इच्छा नहीं चलती, हम कहीं भी हो, हमें दिन में शाम को घर पे लौटना ही पड़ेगा, और जहाँ हमारी इच्छा है हम उस ग्रुप के मेंबर रहें ना रहें। तो इस तरीके से इसको आप प्राथमिक द्वितीयक के संदर्भ में देख सकते हैं। इसी तरह से डॉयट सैंडरसन ने एक प्रतिनिधि समूह की बात की, डेलीगेट, जैसे आपके जो नेता वगैरह हैं, एमएलए एमपी चुन के जाते हैं, ये डेलीगेट कहलाते हैं। नेक्स्ट, मिलर का है एक समस्तरीय। ये सिंपल क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं इनमें, ये वर्गीकरण किसका है, निम्न में से ये वर्गीकरण किसका है। तो आपको एक लिस्ट दे दी है, इस लिस्ट से मेमोराइज करना है और कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकायर पेज का वर्गीकरण जो है ये पूछा जाता है कि इन्होंने तीन जनजाति, गांव, पड़ोस, समुदाय, इसको इन्होंने संयुक्त प्रादेशिक इकाइयां कहा है। फिर ये जो है अभिजात वर्ग, प्रतिस्पर्धा वर्ग, भीड़, और इसको इन्होंने हित चेतन इकाइयां कहा है। और राष्ट्र और पड़ोस मित्रमंडली क्रीड़ा समूह, इसको उन्होंने हित चेतन इकाइयां जिनका स्पष्ट और निश्चित संगठन होता है। ये तो तीन भाग हो गए। जो नोट करने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इन्होंने राष्ट्र और प्रांत जैसे बड़े समूह का उल्लेख किया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राष्ट्र को समूह किसने माना, प्रांत मतलब स्टेट, तो नेशन और स्टेट को ग्रुप किसने माना, वो है मैकायर वेज, और किसने नहीं माना वो है मर्टन। ये दोनों को ध्यान रखना है, ये हमने फैक्ट में लिखा भी होगा कहीं। इसी तरीके से बीर स्ट्रीट का है, इन्होंने अपनी पुस्तक जो है सोशल ऑर्डर 1970 में लिखी गई थी, उसमें समूह की तीन विशेषताएं बताई हैं, समता की चेतना, कॉन्शसनेस ऑफ काइंड, सामूहिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संगठन। इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने ये ग्रुप बांटे हैं। सांख्यिकी, जो वर्तमान समाजशास्त्र में से समूह नहीं माना जाता है, सोसाइटल ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, सहचारी एसोसिएशन ग्रुप है। तो ये खास बात नहीं, बस आपको इन्हें ध्यान रखना है कि ये किसका वर्गीकरण है। तुर्कुन, एकल बंधन, यूनिबॉन्डेड, यूनिफंक्शनल, ये इनका वर्गीकरण है। तो बहुत सारे लोगों संबंध मल्टी, और एक यूनिबॉन्डेड यानी छोटे समूह की बात हो रही है, और जब बड़े समूह की बात करें तो ये इनका वर्गीकरण है। इन्होंने लेस्टर बार्ड ने ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह, वही बात है उसी तरह की। तो जहाँ हमारे लिए सदस्यता अनिवार्य है, कंपलसरी है, वो अनिवार्य समूह हो जाएगा, जैसे परिवार। और ऐच्छिक समूह, जैसे मान लीजिए कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, आपकी इच्छा है, तो अनिवार्य नहीं है, बाध्यता नहीं है। इसी तरह से मैंडेटरी यूनियंस का भी है एक, ये क्लासिफिकेशन पूछा नहीं गया है हालांकि, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया, शायद आपको काम आए। तो ये अब हम लोग चलते हैं आगे। इसमें कंपैरिजन आपने देख लिया होगा, एक प्राथमिक और अर्ध समूह की तुलना। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन कंफ्यूज करता है
कि एक शब्द है आभासी या अर्ध प्राथमिक समूह, क्वासी प्राइमरी ग्रुप, और दूसरा है क्वासी ग्रुप। तो जहाँ क्वासी प्राइमरी है वो है चार्ल्स कूले का। क्वासी प्राइमरी में इन्होंने क्या बताया है कि जहाँ प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की विशेषताएं पाई जाती हों, जिसमें उसको इन्होंने क्वासी प्राइमरी का। ये कंफ्यूजन क्वासी समझ के लोग इसको क्योंकि क्वासी ग्रुप जो है ये चार्ल्स कूले ने दी। इन्होंने प्राथमिक द्वितीयक समूह की पाई जानी विशेषताओं, ये घनिष्ठ रूप से आमने सामने के संबंधों द्वारा संगठित वे समूह होते हैं जो अपनी संगठन संबंधी विशेषताओं और विशेष उद्देश्य के कारण सीमित आकार के होते हैं। इन्हें अर्ध प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सदस्यों की संख्या, घनिष्ठता एवं आमने सामने के दृष्टि से तो प्राथमिक होते हैं, किंतु संरचना और संगठन की दृष्टि से द्वितीयक होते हैं। इनकी एग्जाम्पल स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी, कॉलेज यूनियन, सामाजिक वर्ग, सोशल कैटेगरी, क्लब, ग्रामीण मनोरंजन केंद्र। ये एग्जाम्पल आप याद रखिए। इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसका उदाहरण है। मान लिया आपको कई सारे विकल्प देंगे और पूछेगी निम्न में से क्या है, प्राथमिक समूह है, अर्ध प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है, आपको पहचानना होगा। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा है आभासी या अर्ध समूह। तो इसमें भी अर्ध समूह आता है और वहां पे अर्ध प्राथमिक समूह, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये बोटोमोर ने, इन्होंने स्थिर समूहों जैसे परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्थाएं, ठीक है, फैमिली, किनशिप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये तो इन्होंने स्थिर कहा है। और अस्थिर समूह यानी टेम्परेरी ग्रुप जैसे भीड़, श्रोता समूह, ये टेम्परेरी हो गए। इनके बीच एक विशेष प्रकार के समूह की चर्चा की जिसे इन्होंने अर्ध समूह कहा। स्थिर और अस्थिर, टेम्परेरी और परमानेंट, इनके बीच की चीज है ये, उसको इन्होंने कहा। इसका एग्जाम्पल दिया एज ग्रुप। एज ग्रुप जैसे सेम एज ग्रुप के लड़के, मान लीजिए 15 साल के लड़के सारे, नेक्स्ट ईयर 16 साल के हो जाएंगे, है ना। स्काउट ग्रुप, जिस समय स्काउट में होते हैं हम लोग, सॉरी ये लिंग समूह, सामाजिक वर्ग, सोशल कैटेगरी, इस पे आगे मर्टन का अवधारणा अभी बात करेंगे। स्थित समूह, परिस्थिति समूह, ये बेबर ने दिया है। भीड़, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनका निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता, फिर भी इनके सदस्यों में समान रुचियों, व्यवहार समान पाए जाते हैं। मेयर ने क्या कहा, इन्हें दो भागों में बांटा है, वर्गीकृत अर्थ समूह, अंतःक्रियात्मक अर्थ समूह। वर्गीकृत अर्थ समूह कौन से हैं? ऐसे समूहों में सदस्यों की सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस एवं इंटरेस्ट समान होते हैं तथा ये कभी भी संगठित होकर समूह का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक सामाजिक वर्ग यानी सोशल कैटेगरी जो है कभी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो सकता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा अंतःक्रियात्मक, इंटरेक्टिव क्वासी ग्रुप। इनमें संगठन तो नहीं होता किंतु ईगो के कारण सदस्यों में अंतःक्रिया नकारात्मक होती है, जैसे परिस्थिति समूह। आभासी, ये क्वासी ग्रुप की अवधारणा मर्टन की सामाजिक संवर्ग, सोशल कैटेगरी की अवधारणा के समान है। सोशल कैटेगरी क्या है ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो ये यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आएगा जनरली, ये किसने दिया? बोटोमोर ने दिया। स्थिर और अस्थिर समूहों के बीच का है ये, ठीक है। और अर्ध प्राथमिक समूह वो कूले का है, वो प्राथमिक और द्वितीयक की दोनों की विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं। स्मॉल ग्रुप, छोटे ग्रुप, इसका कॉन्सेप्ट ये होमन्स ने दिया है। छोटे समूह ये कहते हैं कि मौलिक सामाजिक इकाई है। ये भी सब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि छोटे समूहों को मौलिक सामाजिक इकाई किसने माना? होमन्स ने।
इन्होंने छोटे समूह की विशेषताएं बताई। इसके सदस्यों में सक्रियता दिखाई पड़ती है, एक्टिविटी, एक्टिव रहते हैं। ये काफ़ी सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इसके सदस्य सामाजिक प्रतिमानों के कारण एकता के सूत्र में बंधे होते हैं, यूनिटी ड्यू टू सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, इसमें कौन से ग्रुप आएंगे? जैसे मान लीजिए शादी के बाद पति पत्नी के संबंध, या फैमिली मेंबर्स, या होमन्स ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन ग्रुप, ये कई बार पूछी गई है बुक। इन्होंने 5 छोटे समूह का अध्ययन किया है। इन्होंने एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी अमेरिका की, वहाँ पे ज़्यादातर अध्ययन किए हैं। बैंक वायरिंग रूम, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। ऑर्थर रिले असेंबली टेस्ट रूम, ऑर्थर इंटरव्यू प्रोग्राम, एयरफोर्स कॉम्बैट क्रू और हार्वर्ड विश्वविद्यालय विद्यार्थी। ये 5 जगह इन्होंने अध्ययन किया है। हो सकता है पूछे ना पूछे, लेकिन छोटे समूह का अध्ययन किसने किया ये जरूर पूछा जाता है। अब आइए प्रेशर ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रेशर ग्रुप ये बहुत जगह सुना होगा और काफ़ी चर्चित कॉन्सेप्ट है प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप जो होते हैं दबाव समूह, किस तरह का दबाव डालते हैं? ये वो समूह होते हैं जो सरकार को उनकी नीति निर्माण प्रक्रिया, यानी अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी को बदलने के लिए बाध्य कर सकते हैं। ये लोग क्यों बाध्य करते हैं बदलने के लिए? कि अगर वो पॉलिसी जनता के हित में नहीं है तो उस पर दबाव डालते हैं। जनता के हित में अगर कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये हित के लिए काम करते हैं, इसलिए इनको विशिष्ट हित समूह भी कहते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। यानी प्रेशर ग्रुप ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट ग्रुप। दबाव समूह शब्द का प्रयोग ओडीगार्ड ने किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओडीगार्ड सबसे पहले प्रेशर ग्रुप, अगर द टर्म कोइन्ड बाय ओडीगार्ड। एलन वॉल ने दबाव समूह के स्थान पर प्रभावक गुट, डोमिनेंट गुट शब्द का प्रयोग किया है एलन वॉल ने। और एलन पीटर ने, ये 3 सवाल बनते, बिल्कुल फैक्ट हमने वही दिए हैं जो अनावश्यक नहीं है, जो पूछे जाते हैं। इसमें कोई फैक्ट जो है अनावश्यक नहीं है, जबरदस्ती कलेक्शन नहीं दिया है। पिछले सालों में कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, वो फैक्ट हैं, तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहले शब्द किसने दिया, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि दबाव समूह शब्द किसने दिया। दूसरा, दबाव समूह के स्थान पर प्रभाव गुट शब्द का प्रयोग किसने किया, एलन पीटर, एलन वॉल। और एलन पीटर ने इसके स्थान पर संगठित समूह, ऑर्गेनाइज ग्रुप शब्द का इस्तेमाल किया। एलन पीटर, एलन वॉल और ओडीगार्ड, 3 लोग। अब दबाव समूह को विशिष्ट हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। ये हित समूह जो किसी व्यवस्थित संस्था संगठन में सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को अपने दबाव से प्रभावित करते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं। अब ये एक लाइन है, इसे समझना होगा कि सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं, क्योंकि सरकार को कोई और प्रेशराइज कैसे कर सकता है? सिर्फ इसलिए कि अगर वो जनता के हित में नहीं है कोई भी कानून, सरकार के द्वारा बनाई गई कोई पॉलिसी, जैसे किसान का आंदोलन हो रहा था तो उसमें जो भी किसान संगठन दबाव डाल रहे थे वो प्रेशर ग्रुप ही हैं। तो वो, उनको ये लगता है कि ये इस देश की जनता जिसने सरकार बनाई उन्हीं के खिलाफ कोई कानून है, तो उन्हें लगता है कि ये सरकार जनता के खिलाफ काम कर रही है, तो सरकार पे दबाव डाला जा सकता है, नैतिक रूप से डाला जा सकता है, और सरकार उसको स्वीकार भी करती है और अपने कानून वापस भी ले लेती है कई बार। तो ऐसा कोई भी कानून जो जनता के हित में नहीं है वो सफल नहीं हो सकता।
इसलिए इनको प्रेशर ग्रुप कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? हाँ, तो सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं, लेकिन सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते। मतलब कुछ इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे होते हैं जो सरकार को जाके सीधा सीधा चैलेंज कर देते हैं, धमकी दे देते हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये करेंगे, तोड़ फोड़ देंगे। जैसे बजरंग दल है और आरएसएस है, शिवसेना कभी थी, वो इतना अग्रेसिवली काम करते हैं कि तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि वो जनता के हित में, तो उनको तो प्रेशर ग्रुप कहते हैं। और प्रेशर ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, हित समूह, जो दबाव समूह नहीं होते। जैसे गांधीवादी संगठन अगर किसी से अहिंसावादी तरीके से कोई काम कर रहा है तो उसको दबाव समूह नहीं कहा जाएगा, उसको हित समूह कहा जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर है, यानी सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं कि किसी न किसी हित में काम करते हैं, लेकिन हित में काम करने वाले सभी दबाव समूह नहीं होते, क्योंकि वो गांधीवादी तरीके से या हिंसात्मक तरीके से, सॉफ्ट तरीके से अपनी बात कहते हैं, है ना। जैसे कोई मेमोरेंडम देना, कोई ज्ञापन देना, एक दिन का धरना प्रदर्शन करना, काली पट्टी बांध, कई बार विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लोग काली पट्टी बांध के सिर्फ विरोध करते हैं, एक दिन काम करते रहते हैं, विरोध करते हैं। जापान में इस तरह के जब भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी जूते की फैक्ट्री में कोई काम चल रहा है, अगर वहाँ स्ट्राइक हुई, पहले तो सरकार इतनी सजग है कि लोगों को मौका ही नहीं देती स्ट्राइक करने के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में जूते बनते हैं, उस दिन क्या है, केवल एक ही पैर का जूता बनाएंगे, और ये मैसेज तुरंत जाएगा और उनकी मांगे मान ली जाती हैं कि भाई कुछ बात है, इनसे बात करनी चाहिए। तो काम को प्रभावित नहीं करते, ना तोड़ फोड़ करते हैं, अपनी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो दबाव समूह की विशेषताएं, अब इनकी 4 विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। दबाव समूह का कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, आप बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सभी दबाव समूह कुछ विशेष हितों पर आधारित होते हैं, ठीक है, कोई खास बात नहीं। दबाव समूह की व्यवस्थित संरचना होती है। प्रेशर ग्रुप हैव ए सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर, ओके, मतलब इनका रजिस्ट्रेशन होता है बाकायदा हर एक चीज़ का, और कहाँ इनका हेड ऑफिस है, कहाँ इनके कार्यकर्ता हैं, कौन लीड कर रहा है, किसके निर्देश पे कौन काम करेगा, ये पूरी एक स्ट्रक्चर होता है। दबाव समूह का उद्देश्य सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करना होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप इज टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो पॉलिसी फॉर्मेशन प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप इसे पहचानेंगे अगर मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएगा, कि ये राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन पॉलिटिक्स, यानी ये पॉलिटिक्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी खुद चुनाव नहीं लड़ते, ये चुनाव लड़वाते हैं या फिर बाहर से सपोर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आरएसएस है, आजकल आरएसएस बहुत बड़ा दबाव समूह है सरकार पर, क्योंकि वो सरकार, उनके हेड ने अगर कोई बात कही तो ये माना जाता है कि सबसे सुप्रीम जगह से कोई निर्देश आया है, उसको पालन करना ही करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इनके सपोर्ट से बनाई गई है, उनका ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है कि उनके बिना सपोर्ट के बन नहीं सकती। तो उनकी अपनी एक विचारधारा है और उस तरीके से सरकार काम करती रहती है। जनरली जब दूसरे विचारधारा की सरकारें आती हैं तब इनका उग्र प्रदर्शन ज़्यादा सामने आता है। अभी चूंकि सरकार बात ऐसे ही मान लेती है तो उग्र प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से तो ये इनमें से 4 ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन आता है हमेशा, और इसमें से आपको ये पहचानना होगा कौन सी दबाव समूह की विशेषता है या कौन सी नहीं है। इन्हीं में से कोई ना कोई एक बदल देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी चुनाव नहीं लड़ते। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले इन्होंने प्रेशर ग्रुप के रूप में काम किया था, और अन्ना हजारे ने आंदोलन किया,
दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, तो पूरी तरीके से प्रेशर ग्रुप, हित समूह तो था ही, लेकिन प्रेशर बना दिया था इतना ज़्यादा कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। निर्भया कांड उसी समय हुआ, लोकपाल बनाने की बात थी, तो एक तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट की बातें थी। सरकार ऐसा कह नहीं सकती कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, मानना ही है। तो उसके बाद अब ये जब चुनाव लड़ने लगे तो अब ये प्रेशर ग्रुप नहीं रहा, अब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट। ये कुछ और वर्गीकरण है, इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक रजनी कोठारी का पूछा गया है, इसमें इंडियन लगा, भारतीय हित समूह, भारतीय दबाव समूह। जो इंडियन शब्द है ये रजनी कोठारी ने दिया है, इससे पहचान लेंगे। आमंड पावेल, संस्थागत हित समूह, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, प्रदर्शन करने वाले, और सहचर असहचर, ये मतलब जो जो उग्र नहीं होते हैं, एक तरीके से सॉफ्ट वाले होते हैं। सामुदायिक, कम्युनल, संघात्मक, यानी एक ये जिस ब्लंडर पावेल का, इनका कहने का मतलब है कि जब सामुदायिक का इन्होंने मतलब यहाँ निकाला है, जैसे प्राथमिक समूह होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं होते, मास उनके साथ होता है, और एक होते वेल ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन का, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप से कंपेयर कर सकते हैं, एक तो जनरल और ये स्पेसिफिक। तो ये इनका फ्रेडरिक का, इनका रजनी कोठारी कई बार पूछा गया है, और लिस्ट है, आप एक बार मेमोराइज कर लीजिए इसको। अब आइए भारतीय संदर्भ समूह का वर्गीकरण। विशिष्ट हित समूह, स्पेशल या स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये कौन कौन से हैं? व्यापार श्रेणी, ट्रेड गिल्ड्स, जैसे मर्चेंट वर्ग, व्यापार संघ, ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जनजाति संघ, ट्राइबल यूनियन, जैसे जनजाति विकास परिषद, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ट्राइबल के वेलफेयर के लिए काम करता है। जब भी कोई ट्राइबल की पॉलिसी बनेगी वो इनके बिना नहीं बन सकती। उनके क्या हित होंगे, उनके कैसे व्यापारिक हित होंगे, सब इस काउंसिल से पूछ के ही सरकार करती है। शिक्षक संघ, विद्यार्थी परिषद, शिक्षक संघ आपने सुना ही होगा, शर्मा गोटी, ठाकुरई गुट फिरोजाबाद में है, और माध्यमिक शिक्षक संघ जो ये गुट होते हैं हर जगह हैं, हर जिले में होते हैं। तो इनका काम भी है सरकार को, अगर जैसे मान लीजिए अभी शिक्षकों के हित में एक हित प्रभावित करने के लिए सरकार ने एक कानून, यानी एक जो धारा है इंटरमीडिएट एक्ट में, आप लोग पीजीटी की तैयारी करने के बाद जब प्रवक्ता बनेंगे तो आपका प्रवक्ता दो तरह से सिलेक्शन होता है। एक तो लोक सेवा आयोग से परीक्षा होती है इसकी, और एक होती है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। तो जो लोक सेवा आयोग से एग्ज़ाम होता है पीजीटी का, उसमें एक तो एमए के साथ आपका बीएड कंपलसरी है, दूसरा उसमें आप राजकीय विद्यालयों में, इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, ठीक है। और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड होता है वो अलग एक बोर्ड है, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसमें एमए के साथ बीएड होना जरूरी नहीं है। तो दोनों जगह से लेक्चरर पद पे आपकी नियुक्ति होती है। इसमें अंतर क्या है कि जो लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होती है वहाँ पर सरकारी नियम ज़्यादा काम करते हैं। तो ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, शिक्षक संघ वगैरह, ये सरकारी स्कूलों में काम नहीं करते, लेकिन जो ये वाले मैनेजमेंट वाले कॉलेज होते हैं जिसका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होता है, यहाँ पर शिक्षक संघ वगैरह ज़्यादा प्रभावी होता है। इनमें क्या होता है कि चयन तो आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है, लेकिन आपको जिन कॉलेजों में अपॉइंट किया जाएगा वो कॉलेज मैनेजमेंट के होते हैं, उनका मैनेजमेंट प्राइवेट होता है, सैलरी आपको सरकार देती है। अब चूंकि वो मैनेजमेंट के कॉलेज होते हैं तो उनमें मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि सीधा आपकी सैलरी गवर्नमेंट से मिलती है, आपको पढ़ाना है, अपने घर जाना है।
तो उसमें एक, हाँ, जो उनकी एक धारा है उस एक्ट की, इंटरमीडिएट एक्ट में, वो सरकार ने इस बार संशोधन कर दिया, उसमें मैनेजर को ज़्यादा अधिकार दे दी गई। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि वो धारा हटाई जाए, वो शिक्षकों के हित में नहीं। तो यहाँ पर शिक्षक संघ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे चल के आप जानेंगे इस चीज़ को, यहाँ फिलहाल कोई ज़्यादा नीड नहीं है। दूसरा है धार्मिक एवं जाति दबाव समूह। जो कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड जो धार्मिक समूह होते हैं, जाति और धर्म आधारित दबाव समूह सरकार को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, जैसे सनातन धर्म सभा, जमात इस्लामी, अकाली दल, हिंदू महासभा, बजरंग दल, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके वगैरह वगैरह। तो ये जो हैं जिन पे के आगे कास्ट लगी होती है या जिनके आगे धार्मिक संगठन होते हैं, जैसे संगम इस समय इलाहाबाद में धर्म संसद, तो जो धर्म संसद है वो क्या निर्णय करती है उस पर सरकार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कि सारे देश के साधु सन्यासियों ने क्या निर्णय लिया, क्या कहना चाहते हैं वो, तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है। गांधीवादी दबाव समूह, ये जो दबाव समूह है गांधीवादी, एक्चुअली गांधी, ये दबाव समूह शब्द यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। ये सीधे दबाव नहीं डालते, बल्कि गांधीवादी सिद्धांतों के माध्यम से सरकार को प्रभावित करे। इसीलिए इन्हीं को वास्तव में जो गांधीवादी दबाव समूह है, एक्चुअली में इन्हीं को हित समूह कहा गया है। इंटरेस्ट ग्रुप, तो इंटरेस्ट ग्रुप, all pressure group are interest group, but all interest group are not pressure group. Okay, this is clear. गांधीवादी, तो ये लोग सरकार पे ज़्यादा दबाव नहीं डालते, ये सिंपल गांधीवादी तरीके से सरकार को प्रभावित करते हैं। लेकिन उद्देश्य सबका क्या है कि सरकार की जो नीति निर्माण प्रक्रिया है, पॉलिसी फॉर्मेशन प्रोसेस है, उसको इन्फ्लुएंस करना। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ग्रुप्स। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग रेफरेंस ग्रुप पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है संदर्भ समूह में, वो ये बनता है कि इसका शब्द सबसे पहले किसने दिया। द टर्म वाज कोइंड बाय हर्बर्ट हाइमन। ये शब्द जो है सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने दिया। ये कई बार पूछा गया है। जैसे संदर्भ समूह की अवधारणा पे कई लोगों ने काम किया है, शेरिफ हैं, ऑटो क्लाइनबर्ग हैं और न्यूकॉम्ब हैं, कई लोग हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नाम है मर्टन का। मर्टन के नाम से जाना था। जहाँ भी ये शब्द आता है सबसे पहले किसने दिया, तो जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, वो सीधा मर्टन का नाम उसमें लगा देते हैं आंसर। आंसर क्या है? हाइमन। अगर पूछा जाए, आपको ये ध्यान रखना है कि अवधारणा के रूप में पूछा है या शब्द किसने दिया। ये बहुत बार पूछा गया, वेल नोन क्वेश्चन है। इस शब्द ही पूछता है सबसे पहले ये अवधारणा किसने दी, तो वो दी है हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में अपने एक लेख साइकोलॉजी ऑफ द स्टेटस। ओके, द टर्म रेफरेंस ग्रुप was coined by Herbert Hyman in Psychology of Status 1942. This is the important question. नेक्स्ट है, इसके पश्चात मुजफ्फर शेरिफ, न्यूकॉम, सैमुअल स्टाउफर, टर्नर, इन लोगों ने इसमें योगदान दिया। संदर्भ समूह क्या है? बेसिकली संदर्भ समूह वो है कि हर व्यक्ति के सामने कुछ ऐसे संदर्भ या ऐसे उदाहरण होते हैं जिनकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज़्यादा होती है और हमारे मन में कहीं ना कहीं आता है काश हम भी ऐसे होते। तो सिंपल शब्दों में अगर देखें, व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप,
संदर्भ समूह क्या है? ऐसे समूह हम जिनके सदस्य नहीं हैं, यानी वो हम उसके डायरेक्ट मेंबर नहीं हैं, लेकिन मेंबर बनने की आकांक्षा है, इच्छा है, डिजायर है कि काश हम भी इसके सदस्य होते, इसलिए इसको संदर्भ, तो वो हमारे लिए हमेशा संदर्भ का काम करते हैं। अब संदर्भ समूह कई तरह के हो सकते हैं। एक वो होता है जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, एक होता है जिनसे हम अपनी कंपैरिजन करते हैं, एक होता है जिनके जैसे हम बनना चाहते हैं, जिनके जैसे नहीं बनना चाहते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी लोगों ने दी है, लेकिन इसका जो मेन भाव है कि वो हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हम जिसके जैसे बनना चाहते हैं, उसके मेंबर बनना चाहते हैं। अब चूंकि जब हम कोई चीज़ टारगेट पा लेते, मान लीजिए कि आपका टारगेट सबका अलग अलग है, मान लीजिए आपने कोई एक गोल सेट किया है ना, तो लक्ष्य, मान लीजिए कोई लक्ष्य है, उसका टारगेट है, तो टारगेट पे जब हम पहुंच जाते हैं लक्ष्य पर, फिर ये हमारा लक्ष्य नहीं रहता, फिर कोई और लक्ष्य पहुंच जाता है ना। तो टारगेट जो है बदलते रहते हैं, इसलिए संदर्भ समूह भी बदलते रहते हैं। आज हो सकता है आपका संदर्भ बचपन में कुछ और रहा हो, आज वो नहीं है, आज है। मान लीजिए अगर आप बेरोजगार हैं तो आपका टारगेट है कि हम पीजीटी क्वालिफाई करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले तो नेट क्वालिफाई हो। तो अभी फिलहाल अगर आप नेट नहीं हैं तो आपके लिए वो लोग संदर्भ का काम करेंगे जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई कर लिया है। तो आप देखते हो यार कैसे किया, कितनी पढ़ाई की, नेट कर लेंगे तो आपके लिए वो संदर्भ का काम नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, उनसे ऊपर के कौन कौन लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आपका टारगेट हो जाएगा। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तब आपका हो सकता है कोई और टारगेट, हमारे पेपर पब्लिश हो जाए, इंटरनेशनल पेपर कितने पब्लिश हो रहे हैं, हमारी क्या नेम फेम है हमारी, है ना। फिर आप बन गए, वो भी कर लिया, फिर आप देखेंगे कौन टीचर जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, इसके अंडर में कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, है ना। तो पीएचडी करना है, कितने लोग पीएचडी, फिर वो टारगेट में। तो अलग अलग समय पे अलग अलग टारगेट बदलते रहते हैं, अलग अलग संदर्भ आपके बदलते रहते हैं। तो ये संदर्भ समूह का कॉन्सेप्ट, आइए इसे डिटेल में देखते हैं। ये सारे फैक्ट हमने कलेक्ट किए हैं। दूसरा इस पे सवाल बनता है, पहला बनता है कि शब्द किसने दिया, हर्बर्ट हाइमन ने। दूसरा सवाल बनता है कि संदर्भ समूह की अवधारणा का जन्म कहाँ से हुआ, आई कहाँ से ये। तो ये अवधारणा आई है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिकी सोल्जर्स का जो सम्मान हो रहा था, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 में, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जीएस में भी ये क्वेश्चन आता है, 1939 से लेकर 45 तक चला, और हिरोशिमा नागासाकी पे बम डालने के बाद 9 अगस्त 1945 को ख़त्म हो गया था। तो उस समय जिन अमेरिकी सैनिकों को सम्मान दिया जा रहा था, जिनके सीने पे जख्म था, उनको प्राइज मिल रहे थे, तो सैमुअल स्टाउफर ने उनके अध्ययन पे, यानी अमेरिकी सोल्जर्स के अध्ययन पे एक किताब लिखी, दी अमेरिकन सोल्जर्स। ना किसने लिखी, सैमुअल स्टाउफर ने। और इनकी किताब पर आधारित इसमें ये लिखा था कि जिन सैनिकों को सम्मान नहीं मिला और जिनको सम्मान मिला था, तो जिनको सम्मान मिला वो उनके लिए रेफरेंस का काम कर रहे थे। ये बात लिखी थी अपनी किताब में सैमुअल स्टाउफर ने। किताब का नाम था दी अमेरिकन सोल्जर्स। तो इसी बात को फिर मर्टन ने अपनी पुस्तक में आगे चल के डिफाइन किया। संदर्भ समूह की अवधारणा मुख्य रूप से ये बताती है कि मानवीय व्यवहार उसके द्वारा व्यक्ति के विकास में ऐसे समूह का भी योगदान होता है जिनका वह सदस्य नहीं है। इन्हें संदर्भ इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति के सामने ऐसा संदर्भ प्रस्तुत करते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपनी स्थिति की तुलना करता है और उस समूह की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। ये सकारात्मक, नकारात्मक, आंशिक, काल्पनिक दोनों हो सकते। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन है आर के मर्टन का, ये तो इम्पोर्टेंट है। संदर्भ समूह समूह है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन सदस्य बनने की इच्छा रखता है या आकांक्षा रखता है। दिस इज द
इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। न्यूकॉम टर्नर ने कहा है कि संदर्भ समूह है जिससे व्यक्ति अपनी तुलना के लिए एक प्रमाणिक समूह के रूप में प्रयोग करता है। इसी तरीके से श्रीमती शेरिफ ने कहा संदर्भ समूह वे समूह है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी एकात्मक घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, करने की आकांक्षा रखता है। एस.सी. दुबे की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक बात कही कि संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसके नियमों, व्यवहार, प्रतिमानों, मनोवृत्तियों, आदर्शों, मूल्यों को व्यक्ति आदर्श मानकर अपने आचरण या व्यवहार में ढालने का प्रयत्न करता है। यह वह समूह है जिसका अस्तित्व प्राय व्यक्ति के मस्तिष्क में रहता है। ये अक्सर पूछी जाती है डेफिनेशन। क्वेश्चन बनाने वालों को पता है कि मर्टन की डेफिनेशन तो बच्चों को आती होगी, कोई और डेफिनेशन पूछते हैं तो दुबे की डेफिनेशन याद रखनी है, ये पूछी जाती क्योंकि हमारे मस्तिष्क में रहता है कौन हमारा रेफरेंस ग्रुप है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये संदर्भ कौन होगा? जिसकी प्रतिष्ठा और परिस्थिति आपसे ऊंची होगी, जिसके आप संदर्भ बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए परिस्थिति माने स्टेटस और प्रतिष्ठा मतलब प्रेस्टीज। तो हर पद की एक पद मतलब परिस्थिति, स्टेटस। हर व्यक्ति का स्टेटस होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी जॉब में हैं तो आपका वो पद हो गया आपका स्टेटस, और हर पद से जुड़ी होती है प्रतिष्ठा। जो जितना ऊंचा पद है उसकी उतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा है। तो अभी आगे चल के इस पर टॉपिक की ये पूरा डेविस के कॉन्सेप्ट है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पद से जुड़ा होता है प्रतिष्ठा। तो जो प्रतिष्ठित पद है जैसे डीएम है तो उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, चपरासी है उसकी कम होगी। तो इस तरीके से इनकी ऊंची होती है। व्यक्ति संदर्भ इसका मेंबर नहीं होता, मेंबर बनने की इच्छा रखता है। व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह आदर्श होता है। आदर्श होगा तभी आप उसके जैसे बनना चाहेंगे। कभी कभी व्यक्ति विशेष भी किसी का संदर्भ व्यक्ति बन सकता है। अब उन्होंने संदर्भ व्यक्ति की भी एक अवधारणा दी है, ये भी सही बात है। संदर्भ समूह काल्पनिक या नकारात्मक भी हो सकते हैं। दूसरा, संदर्भ समूह व्यक्ति की परिस्थिति, समय, स्थान आदि के संबंधित सापेक्ष समूह है। यानी एक सापेक्ष अवधारणा है। आप भारत में हैं, आपकी परिस्थिति दूसरी होगी, आपके सोचने का नज़रिया दूसरा होगा, आपके संदर्भ अलग होंगे। जो गांव में है उनके अलग होंगे, शहर वालों के अलग होंगे, है ना। तो ये एक सापेक्ष अवधारणा इन्होंने बताया। व्यक्ति के जीवन में संदर्भ समूह स्थिर नहीं होते, उसकी परिस्थिति, रुचि, मनोवृत्ति के आधार पर इनमें परिवर्तन होता रहता है। ये इसकी विशेषताएं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। इनसे मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप बताइएगा, उसे रिपीट करेंगे हम। वैसे मुझे लग रहा है कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं और ये चीज़ें जो है आप इसको नोट कर लीजिए। मर्टन की संदर्भ समूह की अवधारणा इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1959 में लिखी गई है। इसमें इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा बनता है कि इन्होंने कहाँ से लिया ये, तो मर्टन ने अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल स्ट्राउफर है ये पुस्तक दी अमेरिकन सोल्जर जो 1949 में लिखी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी सैनिकों का अध्ययन किया गया था, इसके संदर्भ में लिखी थी। इस पुस्तक में इससे प्रभावित होकर इन्होंने ये अवधारणा दी। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। मर्टन के अनुसार व्यक्ति का संदर्भ समूह उसका अंतः समूह इन ग्रुप और उसका बाह्य समूह आउट ग्रुप। अंतः समूह जिसका कि वो खुद मेंबर है। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में आप जिसके मेंबर तो आपका अंतः समूह हो गया। आपके परिवार में कोई आईएएस आईपीएस है, किस पद पे है, तो वो भी आपका संदर्भ हो सकता है जिससे आप उसके जैसे बनना चाहें।
और आपके समूह से बाहर भी हो सकता है। तो ये मर्टन ने कहा। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि संदर्भ समूह सापेक्षिक हीनता या वंचना के कारण बनता है। सापेक्षिक हीनता क्या है? रिलेटिव डिप्राइवेशन। हीनता या वंचना, जब किसी चीज से आप वंचित होते हैं। तो हमने बताया कि जैसे अमेरिका में सैनिकों का जब सम्मान हो रहा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जिन्होंने सीने पे जख्म खाए थे, जिन्हें बहादुरी का मेडल मिल रहे थे, तो दूसरे सैनिकों के मन में ये सवाल, काश ये हमें भी मिलता। उनके अंदर ये वंचना थी, वहां से ये निकल के आई है, तो उसके कारण बनता है, ये मर्टन ने कहा। ठीक है, वही बात है जिस हम बात कह चुके हैं। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह मूल्यों, प्रतिमानों आदि को आत्मसात करने के लिए पूर्वाभ्यासी समाजीकरण चाहिए, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। यानी किसी चीज जो आपको भविष्य में भूमिका मिलने वाली है, उस भूमिका के लिए पहले से ही अपने आप को तैयार करना, उसके मूल्यों को, आदर्शों को, व्यवहार को पहले से ही अपना लेना, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। जो भविष्य में भूमिका मिलने वाली है उसके लिए पहले से तैयार कर जाएं। जैसे किसी आर्मी में भर्ती होने वाले व्यक्ति को पहले से अनुशासन, परेड, बंदूक चलाना के लिए तैयार किया जाए, ट्रेनिंग लेना विशेष रूप से। और इसकी अवधारणा की रचना जो मर्टन एंड एस्किप ने की। तो ये खास बात नहीं है। इसी समूह के प्रति मर्टन कहते हैं 3 दृष्टिकोण होते हैं। एक तो सकारात्मक, जिसके कारण आप उसके जैसे बनना चाहें। एक नकारात्मक, जिसके जैसे नहीं बनना चाहें, कि भाई ये हमारे लिए संदर्भ नहीं है। और तीसरा है तटस्थ रहें, न्यूट्रल, पता नहीं। जैसे आप सर्वे देखते होंगे, कभी किसी चीज़ पे ओपिनियन पूछी जाती है, कितने प्रतिशत लोग इस चीज़ के पक्ष में हैं, तो आप देखते होंगे कि 50%, 60% ने कहा कि हाँ, यस। या किसी का कार्यकाल कैसा है तो पूछा गया, 60% कहा ठीक है। कुछ लोगों का ठीक नहीं है, कुछ परसेंट ऐसे, कुछ कहते हैं जो पता नहीं, न्यूट्रल रहते हैं, तो वो इसी में आते हैं। तो ये कहते हैं कि इसमें ये व्यक्ति समूह विशेष न सिर्फ आलोचना करते बल्कि उसका सदस्य, ये तो नकारात्मक। नेक्स्ट है तटस्थ दृष्टिकोण हुआ है, जिसमें सदस्य बनना चाहिए नहीं, इसके ग्रह मतलब ये उदासीन होता है एक तरीके से। तो इसमें दोनों संभावनाएं छुपी रहती, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आइए संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस इंडिविजुअल। मर्टन ने कहा ग्रुप तो हो गया, जब हम समूह की बात करते हैं तो इसका मतलब है कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन जब संदर्भ व्यक्ति की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति, कोई पर्सन, अगर किसी के जीवन में कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसके जैसे बनना चाहते हैं तो वो संदर्भ व्यक्ति कहलाएगा। जैसे किसी के लिए महात्मा गांधी हो सकते हैं, किसी के लिए स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति किसी जैसा बनना चाहता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति तो हो गया संदर्भ व्यक्ति, जिसके जैसे बनना है। और जो बनना चाहता है वो संदर्भ आकांक्षी हो गया। संदर्भ आकांक्षी कौन हुआ? जैसे मान ली हम हैं और हमें महात्मा गांधी जैसा हम चाहते हैं, उनके आदर्शों को हम मानते हैं, उनको आइडियल मानते हैं, तो महात्मा गांधी हमारे लिए एक आदर्श और सबसे ज़्यादा सम्मान जिनका मन में है, तो वो हमारे लिए संदर्भ व्यक्ति हो गए। ठीक है। और चूंकि हम मानना चाहते तो हम संदर्भ आकांक्षी हो गए। ओके, तो इस तरीके से ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। आंशिक संदर्भ व्यक्ति, एक इन्होंने पार्शियल रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा में दी है। मान लीजिए कोई टीचर है, वो उसकी बहुत सारी बुराइयां हैं। मान लीजिए वो लेट आते हैं, पढ़ा मतलब व्यवहार अच्छा नहीं है, बातचीत का तरीका अच्छा नहीं, लेकिन जब वो पढ़ाते हैं बोर्ड पर तो उनकी जो नॉलेज है उसके आप कायल हैं। तो कहने का मतलब किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की कुछ चीज़ों से प्रभावित होकर उसका आंशिक समूह, उसकी कुछ चीज़ों से आप प्रभावित हैं, तो उसको, ऐसे व्यक्ति को आंशिक संदर्भ समूह कहा जाएगा। अब इसके प्रकार मर्टन ने 2 प्रकार बताए, आदर्शात्मक संदर्भ समूह, तुलनात्मक संदर्भ समूह। यानी वो संदर्भ समूह जिनके आदर्शों को हम ऊंचा प्रतिष्ठित मानकर उनके जैसे बनना चाहते हैं, वो हमारे लिए
आदर्शात्मक संदर्भ समूह है। जिनसे हम कंपैरिजन करते हैं अपना कि इनकी तुलना हमारी तुलना क्या है, कितने आगे हैं, वो तुलनात्मक संदर्भ समूह हो गए। एक शब्द और इन्होंने दिया, विशिष्ट, दूसरे विशिष्ट, सिग्निफिकेंट अदर्स। मर्टन कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं जिनकी बात काटना संभव नहीं होता उसके लिए। मान लीजिए आप कई बार ऐसा होता है ना कि माता पिता अपने बच्चे को कोई बात समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, मना कर देता, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिनकी बात वो नहीं काट पाता है ना? तो व्यक्ति कहते हैं अच्छा उनसे मिलवा दिया, उन्होंने समझाया तो मान गए। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, या कोई और व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति हर एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं, उनको इन्होंने दूसरे विशिष्ट का, सिग्निफिकेंट अदर्स। नेक्स्ट, न्यूकॉम ने 2 प्रकार के संदर्भ समूह की चर्चा की, सकारात्मक और नकारात्मक। न्यूकॉम ने अमेरिका में जो प्रजाति रेशियल था उस पर अध्ययन किया था। तो वहाँ एक काली प्रजाति है और एक गोरी, वाइट रेस, ब्लैक रेस। तो वहाँ पर जो ब्लैक वाले लोग हैं वो वाइट रेस जैसे बनना चाहते हैं, वो हमेशा उनको अपना संदर्भ मानते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनमें शामिल होना चाहते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। तो जो वाइट लोग हैं यानी श्वेत लोग हैं, उनके लिए वो अश्वेत लोगों के लिए रेफरेंस का काम करते हैं। यानी काले लोग सफ़ेद लोगों की तरह बनना चाहते हैं, तो वो उनके लिए सकारात्मक संदर्भ समूह। दूसरी तरफ जो ब्लैक हैं, ब्लैक वाइट वाले ब्लैक जैसे नहीं बनना चाहते हैं, या ब्लैक से हेट करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखते हैं। अपने बच्चों से कहते हैं कि इनके साथ नहीं खेलना है, इनके जैसा नहीं बनना है, इनकी कोई कॉपी नहीं करनी है, दूरी बनाए रखते हैं। तो वो उनके लिए नकारात्मक संदर्भ समूह का काम करते हैं। क्लियर? यानी जो वाइट हैं वो ब्लैक लोगों के लिए तो पॉजिटिव हैं, लेकिन ब्लैक लोगों के लिए, वाइट लोगों के लिए ब्लैक लोग जो हैं वो नेगेटिव संदर्भ समूह का काम करते हैं। क्लियर? इनके जैसे हमें नहीं बनना है, वो नकारात्मक संदर्भ समूह होता है। जैसे माता पिता कई बार अपने बच्चों को, बच्चे छोटे होते हैं, अबोध होते हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमें किससे दोस्ती करनी है, जो भी मिल गया टीम में सारे दोस्त हैं, सबको दोस्त कह देते हैं। लेकिन माता पिता अनुभवी होते हैं, उन्हें पता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो इसलिए वो मना करते हैं कि देखो तुम सबके साथ जाना लेकिन उसके साथ मत जाना। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, उनके अपने अनुभव होते हैं कि वो फलाने का लड़का है या ये व्यक्ति है, उसके साथ तो नहीं खेल रहे हो, नहीं नहीं हम तो ठीक है, फिर ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें ट्रेस कर लिया जाता है कि इनके जैसे तो बिल्कुल नहीं बनना है, ना हम अपने बच्चों को बनने देंगे। ऐसे लोग जो है नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह का कार्य करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीपल। इसमें इन्होंने परस्पर विरोधी संदर्भ समूह, यानी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि 2 ग्रुप जो है आपस में नकारात्मक संदर्भ समूह मतलब परस्पर विरोधी हो जाते हैं, और एक दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए बहुत सारे इंडियन क्रिकेट टीम है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, बाकी और टीम है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, मान लीजिए नॉर्मल परिस्थितियां हैं, दोनों लोग खेल रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, वो यहाँ आते हैं, हम वहाँ जाते हैं। लेकिन अब जब बात कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, जब दोनों टीमों में आपस में लड़ते हैं, तब हमें अपनी टीम का ही सपोर्ट करना होता है ना? वैसे कहीं और खेले तो हम पाकिस्तानी टीम को भी सपोर्ट कर देते हैं, सब लोग कर देते हैं कि भाई अगर पूरी दुनिया में कहीं खेल रही है, भारत नहीं तो पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो हर व्यक्ति ये चाहेगा कि हमारा भारत जीते, इसी तरह पाकिस्तान वाले सोचेंगे हमारी टीम जीते। तो कठिन परिस्थिति, कई बार 2 प्लेयर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हमें चुनना होता है, हमें वहाँ पर जो निर्णय लेना पड़ता है वो होता है परस्पर विरोधी। अब इंडिया पाकिस्तान परस्पर विरोधी हैं, तो हमें 2 को चुनना। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए
दो खास मित्र हैं और उनके खास मित्र हैं, आपस में लड़ाई होगी, आपके लिए भी वो बराबर है, दूसरे से भी। तो अब आप में चुनना होगा, दोनों मित्र सामने खड़े हैं, आपको किसको चुने। वहां पर सिचुएशन ऐसी आती है। इस तरह के लोगों को कहते हैं कि परस्पर विरोधी संदर्भ समूह। दूसरा है एक दूसरे के पूरक, जो एक दूसरे के हेल्प करते हैं। तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे समान एज ग्रुप, समान वैवाहिक स्थिति, एक ही स्टेटस के लोगों में अगर मैरिज होती है, समान शैक्षिक योग्यता वाले, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, तो वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ठीक है। अब इसके प्रकार अगर ये एक रिवाइज करें तो ये एक लिस्ट दे दी है। इसमें आपको इस लिस्ट से परीक्षा के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आदर्शात्मक तुलनात्मक किसका है, मर्टन का। सकारात्मक नकारात्मक न्यूकॉम का। परस्पर विरोधी एक दूसरे के पूरक, मर्टन का। अंतःक्रियात्मक संदेह, एक ये है जोनाथन टर्नर ने दिया। अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो हमारे ग्रुप बनते हैं उनमें जो रेफरेंस ग्रुप होता है उसके आधार पर इन्होंने दिया। और संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं, ये ऑटो क्लाइनबर्ग ने कहा कि संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं। काल्पनिक का मतलब है जैसे राम राज्य की कल्पना, यूटोपिया, या कार्ल मार्क्स की साम्यवादी समाज की कल्पना जो आया नहीं है ना। तो ये जो है इनका आपको ध्यान रखना है। अब एक आता है सीमांत व्यक्ति। सीमांत व्यक्ति क्या होता है, मार्जिनल मैन। ऐसे व्यक्ति जो किसी का संदर्भ बनाने के लिए, मतलब संदर्भ समूह उनके मन में कोई है और वो उसके जैसे बनना चाहते हैं और वहाँ बन भी नहीं पाए, इस चक्कर में वो अपने समूह से भी हट गए और वहाँ भी नहीं पहुँच पाए, जैसे भी नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस की प्रिपरेशन करना शुरू करता है और इस चक्कर में वो बाकी एग्ज़ाम नहीं देता, उसी में लगा रहता है, तब तक ओवर एज हो जाता है और एग्ज़ाम छूट जाते हैं और आईएएस भी नहीं बन पाता है ना। तो बाकी चीज़ों से भी गए, रिक्शा चला नहीं पाएगा, मजदूरी उससे होगी नहीं, खेती में काम होगा नहीं और आईएएस वो बन नहीं पाया। तो ऐसे व्यक्तियों को मार्जिनल मैन कहा है। मार्जिनल मतलब सीमा पे। अब एक सवाल ये आता है कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, तो ये है स्टोनक्विस्ट ने अपनी पुस्तक मार्जिनल मैन 1937 में दी। सीमांत व्यक्ति का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर स्टोनक्विस्ट, क्योंकि ये पूछा था अवधारणा किसने दी, तो अवधारणा इन्होंने दी। बाद में इसको रॉबर्ट पार्क ने विस्तार दिया। अब इस पर 3 विकल्प आते हैं, मर्टन, स्टोनक्विस्ट, रॉबर्ट पार्क, सभी इससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, सावधानी से करना है ये क्वेश्चन, आपसे आंसर क्या पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। वन लाइनर है, याद रख लें आराम से के। रेफरेंस ग्रुप का जो इससे बाहर नहीं आएगा, बनता ही नहीं है क्वेश्चन। अब आता है कि संदर्भ समूह के दुष्प्रकार क्या है, डिसफंक्शन क्या है। सॉरी बंद समाजों के लिए दुष्प्रकार्यात्मक है, यानी जो क्लोज सोसाइटी है जैसे जाति, उसमें गतिशीलता हो नहीं सकती। किसी नवीन तथ्य का आविष्कार नहीं करते, जैसे आप उनके जैसे बनना है। संदर्भ समूह कहता है कि मान लीजिए आपको उसके जैसे बनना है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, जो वो है वैसे ही आप बनना चाहते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो किसी नवीन तथ्य का आविष्कार नहीं करता, सीमांत व्यक्ति बनाता है। ये इसके 3 नेगेटिव पक्ष हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं, वाई.वी. दामले और एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने एक संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, आगे चल के सामाजिक परिवर्तन में हम पढ़ेंगे, और वाई.वी. दामले ने जाति की। तो ये वो संदर्भ हैं कि इन्होंने ये जातियां, निम्न जातियां जो ऊंचे जातियों का अनुकरण करती हैं, उनके जैसे बनना चाहती हैं और कालांतर में इस चीज़ में कई जगह सफल भी हो जाती हैं। तो ये पूछा जाता है वाई.वी. दामले
ने भारत में जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है उसका अध्ययन किया है, वो संदर्भ समूह से मिलता हुआ है। और इसी तरीके से एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृति की अवधारणा संदर्भ समूह से मिलती है। इन्होंने भी कुर्ग जाति का अध्ययन किया है रामपुरा के, और ये बताया वहाँ की निम्न जातियाँ अपने से उच्च जातियों के मूल्यों को, आदर्शों को अपनाने लगती हैं और अपने नाम के आगे उच्च जातियों के टाइटल लगाने लगती हैं, और कालांतर में उनकी समाज में स्टेटस बढ़ जाता है कुछ पीढ़ियों बाद। तो ये संस्कृतिकरण यानी किसी संस्कृति का अनुकरण करना। पहले उन्होंने इसको ब्राह्मणीकरण कहा था, बाद में संस्कृताइजेशन कह दिया। तो आगे चल के इस पर और बात करेंगे हम लोग। तो अब अगला टॉपिक है समूह से मिलती जुलती अन्य अवधारणाएं जिन्हें समूह नहीं कहा जा सकता। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा लंबा हो गया, आप इसको रिवाइज करिए और फटाफट इनके क्वेश्चन आंसर ढूंढ के बताइए। और जो वीडियो अपलोड किए गए हों उनमें आपको अगर कुछ भी लगे चेंज कराना है, स्पीड ज़्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको बताइए। Thank you friends, see you in next class. Thank you.